नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स आनंद सेन में। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पार्ट 2 की। पिछली बार हमने बात करी थी ब्लैक मनी के बारे में, कैसे इलेक्शंस को फंड किया जाता है, कैसे इलेक्शन में पैसा आता है, कैसे ब्लैक मनी का यूज़ होता है, कैसे करप्शन का इस देश में जन्म हुआ, क्या था लाइसेंस राज, कैसे काम करता था, उसकी वजह से देश को क्या क्या नुकसान हुआ था। इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था कि कैसे हमने 2019 के जो इलेक्शंस लड़े थे वो सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शंस थे वर्ल्ड के, और सरकार किस तरह से डोनेशंस अपने इलेक्शंस के लिए रिसीव करती थी। चलिए अब बात करते हैं 2003 से 17 तक की। देखिए अब जब कोई भी अगर कॉरपोरेट अगर कोई भी कॉरपोरेट कंपनी अगर किसी भी अगर पार्टी को अगर इलेक्शन में अगर फंड करती है, अच्छा खासा मोटा डोनेशन देती है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो उनका भी फ़ायदा हुआ। अदरवाइज़ वो इतना सारा पैसा क्यों देंगे, वो इतना सारा पैसा दान करने के उनको क्या दिक्कत आ गई, एकदम से क्या ज़रूरत आ गई। जो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उनको अपने फेवर में बनवाने के लिए जो कॉरपोरेट कंपनीज होती है वो बड़ा बड़ा फंड देती है सरकार को, बड़े लेवल में फंडिंग करती है। क्यों करती है? क्योंकि उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार का कोई भी नया प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई भी नई स्कीम आने वाली है। फॉर एग्जांपल के देख लीजिए कि अगर आपको पता चल जाता है कि एक एयरपोर्ट है जो कि किसी भी एक सुनसान एरिया में बनने वाला है, किसी भी एक बीहड़ एरिया में बनने वाला है, जहाँ पे ज़मीनों के दाम बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आपको अगर ये बात अगर ऑलरेडी अगर पहले पता चल जाएगी कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट आने वाला है या यहाँ पे कोई भी एक बड़ा कॉलेज आने वाला है, कोई भी ऐसी चीज़ जो उस जगह की एरिया की लैंड की वैल्यू को ऊपर ले जाएगी और वहाँ पर किसी भी तरीके से बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सकता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर आपको अगर जानकारी अगर पहले से मिल जाएगी तो आप वहाँ पर जाकर कोड़ियों के दाम में ज़मीन खरीद लेंगे, और उसके बाद जैसे ही वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा डेफिनेटली उन जो ज़मीनों के जो भाव थे वो करोड़ों में पहुँच गए, तो ऐसे आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। पर ये आपको पता कैसे चलेगा? एक टाइप की ये ट्रेडिंग ही हुई। तो आपको इस इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करना होगा? तो इस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, गवर्नमेंट से नीतियाँ अपने फेवर में बनवाने के लिए, जो कॉरपोरेट घराने होते हैं, कॉरपोरेट कंपनीज होती है, वो बड़े बड़े अमाउंट में पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी फंडिंग करती है ताकि वो आने वाले फ्यूचर में अपने लिए प्रोजेक्ट्स ले सके, अपने लिए अपने फ़ायदे में, अपने फेवर में डिसीजंस करवा सके। ये रीज़न होता है उनका। तो जब राजीव गांधी जी ने ये बात कही कि हम वापस से कॉर्पोरेट फंडिंग को अलाउ कर रहे हैं, जिसे इंदिरा गांधी जी ने बैन किया था कि आप वापस बैंक अकाउंट्स के थ्रू फंडिंग कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस वक्त तक जब कॉर्पोरेट कंपनीज अपना सारा पैसा सूटकेस के थ्रू ट्रांसफ़र कर रही थी, मतलब कैश में सारा पैसा फंडिंग दी जा रही थी, डोनेशन दी जा रही थी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो सबसे बड़ा सवाल ये था सब कुछ सही चल रहा है और इस चीज़ में हमें ना कोई टैक्स का इशू होता है, ना सरकार को बताना पड़ता है, ना चीज़ें पब्लिक होती है कि कितना पैसा किसको दिया जा रहा है, तो हम इस चीज़ को अपनाएं क्यों? और अगर बैंक अकाउंट्स के थ्रू अगर हम फंडिंग करेंगे तो सरकार की नज़र में पैसा आएगा, तो फिर उसके ऊपर टैक्स देने की बात आएगी कि इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आया, कैसे आया, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गांधी जी की सरकार ने डोनेशन के अमाउंट के ऊपर 100% टैक्स रिडक्शन दे दिया कि आप जितना चाहे उतना पैसा आप बैंकों से ट्रांसफ़र कीजिए और आप जो डोनेशन में जो पैसा दे रहे हैं उसके ऊपर कोई भी आपसे टैक्स नहीं वसूला जाएगा। तब जाकर कॉरपोरेट कंपनीज़ ने कुछ सोचा कि हाँ ठीक है, अगर कोई टैक्स नहीं वसूला जा रहा है तो हम भी फिर इलीगल काम क्यों करें, हम भी ब्लैक मनी का यूज़ क्यों करें, हम भी भैया करप्शन क्यों करें। अब देखिए यूँ तो पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी है सब एक दूसरे के अगेंस्ट में बोलती है, भर भर के आरोप फेंकती है, सब कुछ करती है, पर जब ये बात लाई गई सामने कि जिस तरीके से आप आरटीआई के थ्रू, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू सरकार की जानकारी ले सकते हैं, उसी तरह से इस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी फंडिंग हुई है इसकी इन्फॉर्मेशन ले सके, इस चीज़ को आरटीआई एक्ट में डाला जाए। जब ये वाली बात सामने आई तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट हो गई है कि नहीं, हम तो एक प्राइवेट एंटिटी है, हम तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम आरटीआई के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को नहीं देंगे। तो अब देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज अगर बिना पैसों के अगर चलती है और अभी तक आपको ऐसा लगता है तो आपको डेमोक्रेसी का ABC भी नहीं पता, आपको डेमोक्रेसी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि लोकतंत्र किस तरीके से शासन करता है। और ये जो पैसे का जो पूरा खेल जो चला आ रहा है, ये अभी से नहीं, ये आज़ादी के वक्त से चला आ रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ था तब से पैसों का ट्रांसफर इधर से उधर, उधर से इधर होता आ रहा है और ये सारी चीज़ें होती आ रही। बस बात ये है कि सारी चीज़ें पब्लिक नहीं हो पाती थी और अब धीरे धीरे चीज़ें एडवांस हो रही हैं, देश भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो अब चीज़ें सारी पब्लिक होने लग गई, लोगों के सामने आने लग गई है। और पहले क्या है कि लोग इतने एजुकेटेड भी नहीं थे पुराने वक्त में, तो किसी को कुछ भी पता नहीं होता था, किसी को किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होती थी। बट अब जब चीज़ें चेंज हो रही है तो अब सब चीज़ें पब्लिकली हो रही है धीरे धीरे। तो अब जब बात आती है पॉलिटिकल फंडिंग की, तो अब जब पॉलिटिकल डोनेशंस की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि भाई बता ही दो ना किसने किसको कितना पैसा दिया है, उससे क्या ही हो जाएगा, क्या ही नुकसान हो जाना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। बट अब देखिए इसको इस तरीके से आप समझिए,
पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो आती जाती रहती है, सरकार बदलती रहती है, पर जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनको यही रहना है। टाटा, अंबानी, बिरला, उन सबको यही रहना है। वो आज भी थे, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। पर पार्टीज तो आती जाती रहेगी। बट देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी ने किसी इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करी, ठीक है, और इसके बारे में अपोजिशन को पता चल जाता है कि देखिए जी, चुनाव के टाइम पे इनने इनको इतने पैसे दिए थे पर हमको नहीं दिए। पर अगर मान लीजिए अगर अपोजिशन वाली पार्टी जिसे बात पता चलती है, मान लीजिए एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, पार्टी ए को किसी कंपनी द्वारा फंडिंग करी जाती है और इस बात का पार्टी बी को पता चल जाता है। अब जब मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर चुनाव के वक्त में ये बात पता तो चल गई भैया अपोजिशन वालों को कि भैया चुनाव के वक्त में इन लोगों ने हमें पैसे नहीं दिए थे बट इनको दिए थे, और मान लीजिए ऐसा होता है कि चुनाव जीतकर जो अपोजिशन वाले थे जिनको फंडिंग नहीं करी गई थी वो सत्ता में आ जाते हैं, वो सरकार में आ जाते हैं, वो अपनी सरकार बना लेते हैं। अब जब आगे जब सरकार चलेगी, अब जब सरकार का आगे शासनकाल रहेगा, तब वो पार्टी हमेशा ये बात ध्यान रखेगी कि इन्होंने हमें इलेक्शन के टाइम पैसे नहीं दिए तो हमें इस कंपनी का पूरा बिजनेस बर्बाद करना है। तो इस तरीके से कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी अपनी दुश्मनी नहीं पालना चाहती सरकार से, इसीलिए ये सब चीज़ें कॉर्पोरेट कंपनी चाहती है कि भाई हम किसको कितना पैसा दे रहे हैं, ये सारी बातें अंदर रखी जाए। तो इसी चीज़ों के चलते, तो इसी सब के चलते 2013 में इलेक्टोरल ट्रस्ट लाया जाता है सरकार द्वारा, और ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है इसी की तर्ज पे इलेक्टोरल बॉन्ड को बनाया गया था। अब देखिए, जब अब इलेक्टोरल ट्रस्ट आता है तो आखिर है क्या, किस तरीके से काम करता है। तो अब सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कंपनीज का डर ये था कि हम पैसा देंगे और वो अपोजिशन को पता चल जाएगा और हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम्स होगी। तो उस चीज़ के लिए ये सॉल्यूशन निकाला गया कि चलिए एक काम करते हैं, आप अपना सारा पैसा एक जगह बांट दीजिए, सारी कंपनीज का जो डोनेशन है उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं और एक ट्रस्ट बनाते हैं, और वो ट्रस्ट सब कंपनीज को और वो ट्रस्ट सारी पार्टीज को अपने हिसाब से पैसे बांट देगा। एक जगह बन जाएगी जहां पे कॉर्पोरेट कंपनीज आकर अपनी फंडिंग कर सकती है, और वो जो इलेक्ट्रो जो ट्रस्ट रहेगा वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने हिसाब से पैसे बांटेगा। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट को लाया इसलिए गया था ताकि जो कॉर्पोरेट कंपनीज की जो सबसे बड़ा जो डर है कि भैया हमने किसको कितना पैसा दिया वो पता चल जाएगा, उसको खत्म किया जा सके और एक दूसरी जगह बनाई जा सके जहां से पैसा ट्रांसफर किया जा सके, ताकि कॉर्पोरेट कंपनीज के ऊपर बाद में ये बात नहीं आए कि भैया तुमने इसको इतना पैसा दिया था, चुनाव के टाइम उनको नहीं दिया था। तो इसी के चलते इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाया गया था। तो देखिए, इससे हमें समझ में आता है कि जो अल्टीमेट जो प्रॉब्लम थी वो सबसे बड़ी यही थी कि भैया कॉर्पोरेट कंपनीज ये नहीं चाहती थी कि हमारी जानकारी बाहर जाए, कि हमने किसको कितना पैसा दिया है, ये बात सारी बाहर आए और सारी पार्टीज को पता चले कि भैया इस कंपनी ने इस पार्टी को इतना डोनेशन दिया है। तो उसी की तर्ज पर ये सारा खेला चल रहा था पैसे का, जिसके लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाया गया। बाद में फिर इसी के ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया। पर अभी तक के सेशन में आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि देखिए, आज़ादी के वक्त से 1967 तक कांग्रेस को सारा पैसा मिल रहा था, फंडिंग मिल रही थी। फिर इंदिरा गांधी जी ने 69 में बैन लगा दिया फंडिंग के ऊपर। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार आई, फिर उन्होंने सोचा कि चलो इन लोगों को थोड़ी राहत देते हैं, वापस अलाउ करते हैं बैंकों के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना, क्योंकि तब तक देश में अच्छा खासा ब्लैक मनी और करप्शन फैल चुका था। तो उसी को वापस ठीक करने के लिए राजीव गांधी जी ने वापस से बैंकिंग द्वारा फंडिंग चालू करी थी। बट अब जब इतना ब्रीफ केस वाला सिस्टम चल ही रहा था तो जो कॉर्पोरेट कंपनीज थी उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि भैया हम क्यों दे बैंकों से, उनको सारा का सारा फंड कॉर्पोरेट के थ्रू बैंकों के थ्रू मिले, ताकि थोड़ा ये जो काला बाजारी जो चल रही है पैसे की, इसको रोका जा सके। अब इतने सब के बाद आपको याद ही होगा 2016 में क्या हुआ था। 2016 में मोदी जी द्वारा नोटबंदी लाई जाती है, और नोटबंदी के आते से एकदम से सब लोगों की नींदें उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इतना सारा जो पैसा जो 2 नंबर का था, अब उसे 1 नंबर कैसे करे। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हुए ये सोचा कि ये जो सारा जो पैसा है जो 2 नंबर में पड़ा हुआ है, इसको 1 नंबर में लाने के लिए हम हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा इसे जमा करवाएंगे और उसे हम डोनेशन के रूप में अपने अकाउंट्स में ले लेंगे। बट ये सरकार ये बात पहले से जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसी के चलते सरकार ने, तो 2017 में सरकार ये अच्छी तरह जानती थी कि जो 2 नंबर का पैसा है उसको 1 नंबर में लाने की कोशिश करेंगे सब लोग। तो इसी के चलते सरकार एक फाइनेंस एक्ट लेकर आती है, और उस फाइनेंस एक्ट में ये बात रखी जाती है कि देखिए, कोई भी अगर आपको अगर 2000 रुपये से अगर ज़्यादा अगर देता है तो आपको उसकी सारी डिटेल देना होगी। और अगर आपको कोई 20,000 से ज़्यादा रुपए अगर देता है, और कोई व्यक्ति अगर आपको 20,000 से ज़्यादा देता है, तो उस व्यक्ति की आपको प्रॉपर KYC करना होगी, और इनकम टैक्स रिटर्न में पूरा का पूरा आपको उसका डिटेल देना होगा कि भाई इतना पैसा दिया गया था, हमें ऐसे दिया गया था, इस इंसान द्वारा दिया गया था, प्रॉपर डिटेल के साथ में। तो अब जो पार्टीज द्वारा जो पैसे जो बदलवाए गए थे वो यहाँ पर फंस गए, क्योंकि जो पैसा जो बदलवाया था, अभी तो उसे बदलवाया था लाख रुपए बदलवाए थे, अब उनको वापस लेना था। बट वो वापस कैसे ले? क्यों? क्योंकि डिटेल्स देना पड़ जाती। तो अब अभी जो आप बीच में जो न्यूज़ सुन रहे थे कि कांग्रेस के खाते फ्रीज हो गए हैं, बैंक अकाउंट सारे के सारे फ्रीज करे गए हैं, तो वो क्यों करे गए थे? वो इसी एक्ट के चलते फ्रीज करे गए थे, क्योंकि कांग्रेस को लगा था कि भैया इस एक्ट का तो क्या ही कहना है, किसी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो फर्जी है पूरा एक्ट, और हमें क्या लेना देना इससे। तो जब सरकार द्वारा एक्ट में ये बात साफ कर दी गई थी कि अगर आप किसी से अगर 2000 से भी ज़्यादा रुपये लेते हैं तो आपकी उसकी पूरी प्रॉपर डिटेल देना होगी। बट
यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 14 लाख रुपए ऐसे दिख रहे थे जिसकी कोई डिटेल नहीं थी। गवर्नमेंट द्वारा ये बात साफ साफ करी गई कि आप ये जो 14 लाख दिख रहे हैं इनकी या तो डिटेल्स ला के दीजिए, या तो ये जो 14 लाख रुपए जो आपके अकाउंट में जो अनअकाउंटेड दिख रहे हैं इनकी आप डिटेल्स ला कर दीजिए। और अगर आप डिटेल्स ला कर नहीं देते हैं तो आपके ऊपर इतना फाइन लगेगा, और अगर फाइन अगर नहीं देते हैं तो आपकी पार्टी की योग्यता समाप्त हो गई। तो इसी के चलते कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करे गए थे। तो 2017 में इसी सब के चलते इलेक्टोरल बॉन्ड पिक्चर में आता है। फिर अरुण जेटली जी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आते हैं। 2018 में एसबीआई द्वारा इस इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करा जाता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मकसद सिर्फ यही रहता है कि जो भी पैसा है उसको इन्फॉर्मेशन, जिसने पैसा डोनेट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन को गुप्त रखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज को फंड भी किया सके, और ये बात लोगों को दिखाई भी जा सके, पब्लिक को दिखाई भी जा सके कि किस पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में इस पूरे टॉपिक की लास्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करा है मैंने इस टॉपिक को। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है, और थर्ड पार्ट जो लास्ट होगा उसमें मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर दूंगा। चलिए तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।